पिंकी की उम्र 8 साल थी। 3 साल पहले उसकी माँ गुजर गई थी। माँ के गुजर जाने के बाद से पिंकी का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसकी सौतेली माँ रेखा उस पर तरह तरह के अत्याचार करती थी। ओहो, महारानी जी टीवी देख रही है। घर का झाड़ू पोछा क्या आसमान से आकर तेरी माँ करेगी? आप मेरी मम्मी के बारे में ऐसा क्यों कहती हो? और आप भी तो मेरी माँ ही हो। खबरदार, अगर तुमने मुझे माँ कहा तो मेरी सिर्फ एक बेटी है और वो है मुन्नी। तू मेरी बेटी नहीं है। और कान खोलकर सुन ले, इस घर में मुफ्त की एक रोटी नहीं तोड़ने दूंगी। जल्दी से घर का झाड़ू पोछा कर, उसके बाद किचन के बर्तन भी मांजना है। रेखा के कहने से पिंकी उठकर झाड़ू पोछा करने लगती है। पूरे घर की झाड़ू करने में नन्ही सी पिंकी रोने लगती है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है और वह अपनी माँ की तस्वीर के पास जाकर बोलती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारे बिना मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी तुम्हारे पास आना है। तुम मुझे अपने पास बुला लो माँ। पिंकी रो रही थी कि तभी उसकी सौतेली माँ रेखा वहाँ आ जाती है। लो, ये देखो, घर का सारा काम छोड़कर यहाँ ये पगली फिर अपने माँ से बात करने लगी। सुबह शाम बस माँ माँ माँ। अभी इसको बताती हूँ। इतना कहते ही रेखा ने दीवार से तस्वीर उठाकर जमीन पर फेंक दी। यह देखते ही पिंकी का दिल टूट जाता है। आई बड़ी माँ की लाडली। इतना बोलकर रेखा चली गई। पिंकी ने तस्वीर उठाई और उसे अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक तस्वीर में से एक तेज रोशनी निकलने लगी। पिंकी ने देखा कि सामने उसकी माँ खड़ी है। माँ, तुम? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? पिंकी की माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं मेरी प्यारी बेटी, ये कोई सपना नहीं बल्कि मैं सच में तेरे सामने हूँ। पिंकी ने जोर से अपनी माँ को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, माँ, मैंने तुम्हें बहुत याद किया था। जानती हो, तुम्हारे जाने के बाद दूसरी मम्मी मेरे साथ कैसा सलूक करती है? वो मेरे ऊपर बहुत अन्याय करती है, मुझे बहुत सताती है। मैं सब जानती हूँ बेटा, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, तेरी मदद करने के लिए। इतना कहकर पिंकी की माँ ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और एक अंगूठी उसके हाथों में आ गिरी। वह अंगूठी उसने पिंकी को देते हुए कहा, यह एक जादुई अंगूठी है, इसे अपनी हाथ की उंगली में पहन लो। इस जादुई अंगूठी से तू जो भी मांगेगी ये वो सब कुछ तुझे दे देगी। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो गई। पिंकी ने वैसा ही किया जैसे उसकी माँ ने कहा था। वो किचन में गई और फिर सारे बर्तनों को देखते हुए अंगूठी से बोली, ऐ जादुई अंगूठी, मैं चाहती हूँ कि तुम यह सारे बर्तन मांजने में मेरी मदद करो। और बस अगले ही पल पिंकी ने देखा कि सारे बर्तन एकदम साफ होकर नए जैसे चमक रहे हैं। ये देखते ही पिंकी खुश होते हुए बोली, अरे वाह, ये अंगूठी तो वास्तव में जादुई है। मैं आपसे जादुई अंगूठी को हमेशा अपने पास रखूंगी। किस जादुई अंगूठी की बात कर रही है तू? पीछे खड़ी रेखा ने पिंकी से कहा। रेखा ने पिंकी की सारी बातें सुन ली थी। नहीं नहीं, कोई अंगूठी नहीं है। अच्छा, बताती है या लाऊ बेलन? बेलन का नाम सुनते ही पिंकी ने रेखा को सारी बातें सच सच बता दी। जिसके बाद रेखा ने पिंकी की उंगली से अंगूठी निकालते हुए कहा, अब से ये अंगूठी मेरी हो गई। पिंकी एक बार फिर उदास हो गई। उसने अपनी माँ को याद किया। बच्चे की याद करने पर माँ ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए अगले ही पल पिंकी की माँ उसके सामने थी। बेटा, मैंने सब देख लिया है, तू चिंता मत कर। इस रेखा को मैं अब बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर पिंकी की माँ वहाँ से गायब हो गई। शाम को रेखा बाजार से सब्जी लेकर अपने घर आई।
सब्जियां निकालने के लिए उसने जैसे ही झोला खोला तो उसमें से एक सुंदर सी परी बाहर निकली। अरे तुम कौन हो? मैं परी हूँ, ऊपर अप्सरा लोक से आई हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मगर क्यों? रेखा के पूछने पर परी ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया तो उसके हाथ में ढेर सारे सोने के गहने और कुछ रुपए आ गए। मैं यहाँ तुम्हें ये गहने और रुपए देने आई हूँ। क्या? सच में? सच में ये सब सोने के गहने और रुपए मेरे हैं? हाँ, क्यों नहीं। अगले 2 मिनट में मैं वापस अपने अप्सरा लोक में चली जाऊंगी, इसलिए देर मत करो और जल्दी से ये सोना मुझसे ले लो। रेखा ने बिना देर किए गहने और पैसे लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया कि वो सीधे एक कुएं के पास मुंह के बल आ गिरी। ओए माँ, उठाओ मुझे, मैं गिर गई। और ये कौन सी जगह है? कितना अंधेरा है यहाँ, ये मैं कहाँ आ गई? रेखा बोल ही रही थी कि तभी उसके सामने एक बड़ा सा राक्षस आ गया, जिसे देखते ही रेखा डर गई। कौन हो तुम? मैं हूँ राक्षस टंगबली और मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। इसका मतलब है कि वो परी, वो सोना, वो रुपए सब मुझे यहाँ बुलाने की चाल थी। सही समझा तुमने। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तुम्हें खाकर मेरी सारी भूख मिट जाएगी। आज मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। बहुत दिनों से मैंने किसी शैतान औरत का मांस नहीं खाया है। ये सुनते ही रेखा बहुत डर गई और राक्षस टंगबली के सामने गिड़गिड़ाने लगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? अच्छा, इतने में ही तुम परेशान हो गई? और तुम जो अपनी बेटी पिंकी के साथ करती हो, वो क्या वो गलत नहीं? मैं मानती हूँ कि मैं गलत करती हूँ, पर वो मेरी बेटी नहीं है। माना कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है, लेकिन किसी माँ की बेटी तो है। वो भी एक इंसान है। वो तुम्हें माँ कहकर बुलाती है और तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव करती हो। आज तुम्हें अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। नहीं, ऐसा मत करना। मेरी एक छोटी सी बेटी मुन्नी है, उसका क्या होगा? आज मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मेरे बाद मुन्नी की सौतेली माँ भी उसको परेशान करेगी। मुझे अब सब समझ में आ गया है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। मैं वादा करती हूँ, मैं आज के बाद पिंकी को कभी परेशान नहीं करूँगी। मैं कैसे मान लूँ ये? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं आज के बाद पिंकी के साथ भी वैसा ही बर्ताव करूँगी जैसा अपने बेटी के साथ करती हूँ। उसे भी खूब प्यार करूँगी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें जाने देता हूँ, मगर ध्यान रखना, अगर तुमने अब से पिंकी को जरा भी परेशान किया तो फिर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा और तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगा। चलो जाओ, जल्दी भागो यहाँ से। इसके बाद राक्षस टंगबली ने जोर से रेखा की ओर फूंका और रेखा उड़ती हुई सीधे अपने घर में आ गई। घर आते ही उसने पिंकी को अपने गले से लगा लिया और कहा, बेटा पिंकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है और तुझे बहुत परेशान किया है, मगर अब मेरी आंखें खुल गई है। मैं तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं करूंगी और तुम्हें बहुत प्यार करूंगी और तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगी। इतना कहकर रेखा ने पिंकी की माँ की तस्वीर फिर से दीवार पर टांग दी। रेखा की बात सुनकर पिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी माँ की फोटो की तरफ देखा और मन ही मन कहा, माँ, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। ये सब आपने मेरे लिए किया है और ये आपका ही चमत्कार है। आप बहुत प्यारी माँ हो। आई लव यू माँ। जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जिसमें ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयाँ और अनगिनत रास्ते होते हैं। कभी कभी हम सही रास्ते पर होते हैं तो कभी रास्ते हमें चुनौती देते हैं। आज मैं आपको मिलवाती हूँ रिया और अमन से, जिन्होंने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपने सपनों को छुआ।
रिया एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। बचपन से ही उसका सपना था एक मशहूर फैशन डिजाइनर बनने का, लेकिन उसके परिवार की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो फैशन स्कूल जा सके। लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव की एक बुजुर्ग दर्जी से सिलाई सीखी और खुद ही डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। उधर अमन एक ऐसा लड़का था जिसने दुनिया की खामोशियों को तस्वीरों की जुबान दी। बचपन से ही अमन को दुनिया को अलग नजर से देखने का शौक था। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते, वहीं अमन टूटी फूटी पेंसिल से स्केच बनाता रहता। उसकी नजरों में दुनिया रंगों की कैनवस नहीं बल्कि कहानियों का संग्रहालय थी। हेलो, क्या तुम भी मुंबई जा रही हो? जी हाँ। अरे क्या इत्तेफाक है, मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। चलो साथ चलते हैं। वैसे तुम्हारे पास एक ही बैग है क्या, या फिर और भी सामान है? नहीं, बस एक ही बैग है। अरे चलो, ट्रेन आ गई। लाओ मैं तुम्हारी सामान रखने में मदद कर देता हूँ। दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। रास्ते में अमन को रिया के सपने का पता चलता है। अमन भी अपने सपने को लेकर मुंबई जा रहा था, एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर बनने। दोनों ने एक दूसरे को अपने सपनों के बारे में बताया और उन दोनों में एक अनोखी दोस्ती बन गई। लो, हम मुंबई पहुँच गए। रिया, सफर खत्म हुआ है, दोस्ती नहीं। जल्द ही मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, अपना ख्याल रखना। तुम भी रिया। मुंबई पहुंचते ही रिया और अमन अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, लेकिन उनकी दोस्ती बनी रही। रिया ने छोटे छोटे डिजाइनिंग के काम शुरू किए। वो दिन रात मेहनत करती थी। उसने अपने डिजाइन सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किए। शुरुआत में कम ही लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन उसकी लगन और क्रिएटिविटी धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करने लगी और हर चुनौती को पार करने लगी। उधर अमन ने छोटे स्टूडियो से फोटोग्राफी की शुरुआत की और वहाँ काम खत्म करके अपने पुराने मोबाइल फोन से ही फोटो लेना शुरू किया। कुछ ही दिन बाद वो कबाड़ खाने से मिली पुरानी लेंसों का इस्तेमाल कर लाइट टेक्निक सीखता। वो सुबह का उजाला, शाम की कोलाहल, चेहरों पर छिपे भाव, सब कुछ कैमरे में कैद कर लेता। दोनों जब भी मिलते एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। एक दिन एक डिजाइनर की नजर शालिनी के डिजाइन पर पड़ी। रिया, आपकी डिजाइन हमें पसंद आई है और हमने आपको अपने नए डिजाइन एग्जीक्यूटिव के लिए चुना है। क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आप बताइए मैं वहाँ कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? आप चाहे तो कल से भी ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने रिया को अपने स्टूडियो में काम करने का मौका दिया। ये रिया के लिए एक बड़ा मौका था। उसने स्टूडियो में कड़ी मेहनत की, नए डिजाइन सीखे और अपना हुनर निखारा। उधर अमन के स्टूडियो जहां वो काम करता था, उसकी मुलाकात एक एनजीओ में काम करने वाले से हुई, जो वहां अपनी फोटो की कॉपी निकलवाने आया था। अरे वाह, ये तस्वीरें किसने क्लिक की है? ये तो काफी खूबसूरत है। सर, ये सारी तस्वीरें मैंने क्लिक की है। अच्छा, क्या तुमने कहीं से ट्रेनिंग ली है? नहीं सर, बस बचपन से मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। खुद से ही मैंने इसकी पढ़ाई की है। कहीं ट्रेनिंग लूं, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। अच्छा, शायद इसीलिए इन तस्वीरों की बात कुछ अलग है। काफी अलग एंगल, रिफ्लेक्शन और लाइटिंग की यूज दिखाई दे रही है, जो कि इन तस्वीरों में एक अलग डेप्थ दे रही है। तस्वीरों में छिपी कहानियों से वो काफी आकर्षित हुआ। उसने अपने ऑफिस में इन सब चीजों के बारे में जिक्र किया। वहाँ एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तलाश थी। उस एनजीओ को अमन की तस्वीरें इतनी पसंद आई कि उन्होंने अमन को फोटोग्राफर के रूप में नौकरी का ऑफर दिया। ये अमन के लिए एक बड़ा मौका था। उसने एनजीओ में काम करते हुए काफी कुछ सीखा। उसने सामाजिक मुद्दों को अपनी तस्वीरों के जरिए उजागर करना सीखा, लोगों की आवाज बनना सीखा। कुछ ही वर्षों में अमन एक बेहतरीन फोटोग्राफर बन गया। उसकी तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल होने लगी और वो एक मशहूर फोटोग्राफर बन गया। इधर सालों की मेहनत के बाद रिया ने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करने का फैसला किया। शुरुआत में मुश्किलें तो आई, लेकिन धीरे धीरे उसका ब्रांड लोकप्रिय हो गया।
उसकी डिजाइन यूनिक और खूबसूरत थी, जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। आज अमन भी एक सफल फोटोग्राफर है। उसने दुनिया भर की यात्रा की है और अपनी तस्वीरों के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश की। उसका सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रिया और अमन की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े हों, उन्हें दृढ़ संकल्प और मेहनत से हासिल किया जा सकता है। दोस्ती का साथ और हौसला हमारे सपनों की उड़ान को और मजबूत बना देता है। आप भी अपने सपनों को उड़ान दें।